नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो पिछला क्लास में हमने डेविड स्कॉट के बारे में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि डेविड स्कॉट मिलिट्री सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए थे। आज हम ये पढ़ेंगे कि डेविड स्कॉट रेवेन्यू सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए थे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। और अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो अपना डाउट्स, या फिर मुझे व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहां मैं आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंपेरियलिस्ट ब्रिटिश ऑलवेज लुक फॉर द कॉलोनियल इंटरेस्ट। अब देखिए, जो ब्रिटिश थे वो एक देश को, फिर दूसरा देश को, फिर तीसरा देश को, सबको अपना कंट्रोल में ला रहे थे। लेकिन कंट्रोल में ला क्यों रहे थे? क्यों उन्हें अपना कंट्रोल में ला रहे थे? कि उनका भला करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनका भला क्यों करेंगे वो? कोई भी देश का, अब इंडिया को अपना कंट्रोल में लाया, पहले बोला कि हाँ इंडिया का भला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, किया? नहीं किया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो देश को अपना कंट्रोल में ला रहे थे, ये भला करने के लिए नहीं ला रहे थे। ठीक है, उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए ला रहे थे, उन्हें उस देश को बर्बाद करने के लिए ला रहे थे। क्यों? बस अपना फायदा के लिए। ठीक है, बस उन्हें अपना ही फायदा दिखता था और किसी का नहीं दिखता था। इसीलिए पहले देश को बोलते थे कि हम आपका भला करेंगे, ये करेंगे, बट बाद में क्या किया क्या नहीं किया आपको अच्छा से पता है। तो बस वो अपना ही इंटरेस्ट, बहुत सेल्फिश थे, बहुत लालची थे। और जब भी ये ब्रिटिश का नाम सुनता हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, दे ऑलवेज काउंटेड ऑन द प्रॉफिट फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्शन। अब इस सेंटेंस पे गौर फरमाइएगा। ये जो है मिलिट्री सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में तो इनका ध्यान था ही, ऐसा नहीं था कि नहीं था, छोड़ दिया था। ठीक है, वो तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में तो इनका ध्यान था ही, संभाल ही रहे थे। लेकिन इनका सबसे ज्यादा जो मतलब फोकस था, इनका सबसे बड़ा जो गोल था, वो कहां पे था पता है? इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये वर्ड है प्रॉफिट। इनका सबसे ज्यादा ध्यान था बस इस वर्ड पे, प्रॉफिट। ठीक है, और यही प्रॉफिट उन्हें चाहिए था। लेकिन पता है उनको प्रॉफिट कैसे आता? रेवेन्यू कलेक्शन से। सिंपल, वसूली। मैं वसूली ही बोलूंगा। ठीक है, तो इनको पता था, एक तो देश को अपना कंट्रोल में ले चुके थे, अब मारो पीटो जैसे भी हो, रेवेन्यू कलेक्शन करना है और उसी से इनको प्रॉफिट चाहिए। इनको बस क्या चाहिए? देखो इनका चेहरा देखने से पीटने का मन कर रहा है। ठीक है, देखो क्या ही मतलब मन तो कर रहा है अभी पीट दे इसको। खैर, अलग बात है। तो इन्हें बस चाहिए था बस पैसा, पैसा, पैसा। अचार डालो पैसा का, भागना पड़ा ना लास्ट में। तो ज्यादा लालची होना भी बुरा होता है। तो इनको बहुत लालच था, इनको बस चाहिए था पैसा, 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 यानी बस प्रॉफिट चाहिए था। और ये प्रॉफिट आ कहां से रहा था? रेवेन्यू कलेक्शन से। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार इतना पैसा, पैसा, पैसा क्यों? पहला पॉइंट तो ये है कि ब्रिटिश को पैसा इसलिए चाहिए था ताकि वो इंग्लैंड में जो उनका इंडस्ट्रीज था उस पर इन्वेस्ट कर पाए। अब जाहिर सा बात है, अगर आपको अपना पैसा कमाना, देश में भी अगर डेवलपमेंट करना है कोई भी देश में, तो इंडस्ट्री तो चाहिए। तो उनको तो उस समय अपना ग्रोथ दिख रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जितना इंडस्ट्री वो अपना देश में लगाते उतना उनका इकोनॉमी बढ़ता, इतना प्रॉफिट होता। ठीक है, तो एक चाहिए था कि उनको अपना इंडस्ट्रीज वहां लगाना था, उस इंडस्ट्रीज को अच्छा करना था। उसके लिए इन्हें पैसा चाहिए था, और वो पैसा इनको वसूली से, इंडिया से आसानी से मिल रहा था। और फ्री का वसूली, रेवेन्यू कलेक्शन से उनको पैसा आ रहा था। और दूसरा बात यह था कि देखिए, और एक कारण से भी उनको पैसा चाहिए कि मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, अब उन्होंने अपना एरिया तो धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे थे। इंडिया को ऑलमोस्ट कंट्रोल में ले ही लिया। अब इंडिया में मतलब इतना सारा, इतना वास्ट एरिया, अब आपको आदमी भी तो चाहिए ना संभालने के लिए। तो उन्हें भी तो सैलरी देना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी ना करेंगे। तो कोई तो फ्री में करने वाला है नहीं। तो इसीलिए अब ये देखिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो काम करते हैं ऑफिसर्स वगैरह को भी पैसा देना पड़ता है। तो उस वजह से भी इन्हें पैसा चाहिए था। दूसरा, ये अपना देश में इंडस्ट्री वगैरह बैठाने के लिए, अपना इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। गुस्सा तो आ रहा है अंदर ही अंदर, बट क्या ही करे, यही रियलिटी था। ठीक है, तो इनको इसलिए प्रॉफिट चाहिए था, और इनका सबसे ज्यादा फोकस कहां पे था? प्रॉफिट में था। और जो कहां से आता? रेवेन्यू कलेक्शन से आता। आपको क्लियर हो गया होगा। यहां से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा तो पूछने का चांसेस रहता है। और सेबा जो है, मैंने एक चीज देखा है कि उन्होंने ज्यादा ना एक्सप्लेन नहीं करते, सीधा सेंटेंस दे देते हैं, फिर बाद में स्किप कर देते हैं। ठीक है, वो अच्छा से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। और ये उनका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा ट्रिकी देने का भी कोशिश करते हैं। बहुत जगह पे उन्होंने एक्सप्लेन अच्छा से किया है, बट कहीं जगह पे एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टू अक्यूमुलेट कैपिटल, ब्रिटिश इंपोज न्यू टैक्सेस इन असम। यह तो आपको पता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए ब्रिटिश टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगाते गए। नया टैक्स, नया सिस्टम लाते गए, नया लैंड रेवेन्यू पॉलिसी वगैरह लाए। टैक्स सिस्टम मतलब नया नया टैक्स कलेक्ट करने पर पैसा चाहिए था ना, तो नया नया टाइप का टैक्स मतलब शुरू कर दिया लेना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। विदाउट फाइनलाइजिंग एनी कॉन्क्रीट डिसीजन रिगार्डिंग द ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन असम डिड नॉट थिंक ऑफ एनी रेडिकल चेंज इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब देखिए, पहला ये होता है कि वो जो है ना ब्रह्मपुत्र वैली पे, मतलब ये होता है कि जो नया टैक्स
सिस्टम मतलब नया टैक्स कलेक्शन सिस्टम वगैरह कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करते, या कोई पहला बात तो इनके पास कोई प्लान था ही नहीं, ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र वैली में किस तरह का मतलब टैक्स ले, किस तरह कैसे टैक्स मतलब ले, किस ऑफिसर को, कुछ भी मतलब उनके पास आइडिया था ही नहीं कि ब्रह्मपुत्र वैली में किस तरह का टैक्स इंप्लीमेंट करे, किस तरह से वसूली करे, कुछ भी प्लान नहीं था। दूसरा बात, इनको ये पता था कि ब्रह्मपुत्र वैली में अगर ज्यादा चेंजेस करने का कोशिश करेंगे तो वहां का लोग जो हो सकता है इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दे। तो ये सब कारण की वजह से ब्रह्मपुत्र वैली में जो है वो मतलब कुछ भी रेडिकल चेंज नहीं लाते हैं रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिफॉर्म्स इन रेवेन्यू सिस्टम अपर असम। डेविड स्कॉट अपर असम में रेवेन्यू सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स लाते हैं हम पढ़ेंगे। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि डेविड स्कॉट ने क्या क्या चेंजेस, क्या क्या रिफॉर्म्स लाए थे रेवेन्यू सिस्टम में। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना होगा कि अपर असम में क्या क्या चेंजेस लाए, लोअर असम में क्या क्या चेंजेस लाए, अच्छा से एक्सप्लेन करके समझाना होगा। और मैं तुम्हें वो दोनों ही यहाँ पे समझाऊंगा, अपर असम में भी क्या क्या चेंजेस लाए थे वो भी समझाऊंगा, लोअर असम में भी क्या क्या चेंजेस लाए थे वो भी समझाऊंगा रेवेन्यू सिस्टम में। ठीक है, अब आपका काम ये है कि अच्छा से जो भी मैं बोलूं वो समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर भी समझ में ना आ तो मैं तो हूं, मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट तो आपका चैप्टर 3 से भी रिलेटेड है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स यहाँ पे दे दूंगा, जब चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा तो और अच्छा से करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अपर असम द पाइक सिस्टम वाज एबोलिश्ड। तो डेविड स्कॉट ने क्या किया, पाइक सिस्टम को अबोलिश कर दिया। एंड ऑल द पाइक्स हैड टू पे अ सम ऑफ ₹3 फॉर द कल्टिवेटेड लैंड्स, होमस्टेड एंड गार्डन्स। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये पहले मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझा देते हैं। मान लीजिए ये एक आहूम टेरिटरी है, यहाँ पे राजा है। ठीक है, और इस आहूम टेरिटरी में मान लीजिए मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 लोग रहते हैं। ठीक है, इन 100 लोग में से जो 0 to 14 है, 0 to 14 एज ग्रुप के हैं, इसमें 10 लोग हैं। ठीक है, 15 से 50 जो है, 15 से 50 जो है वो मान लीजिए मतलब 40 है। ठीक है, 15 से 50 एज ग्रुप 40, और याद रखिएगा मेल, मैं क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और 15 से 50 जो मतलब मान लीजिए 20 है वो फीमेल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो आप। कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा, बस एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो तुम लोग बहुत चालू हो आजकल, कुछ भी कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये बस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब क्या है, 50 से ऊपर जो है, 50 प्लस जो है, ठीक है, 50 प्लस कितना हो गया अब, 50 + 30। ठीक है, 50 प्लस जो है वो 30 है। अब राजा जो है, राजा एक सिस्टम लाते हैं पाइक सिस्टम। ठीक है, पाइक सिस्टम के अनुसार जो भी 15 से 50 साल के बीच में रहेंगे, जो भी 15 साल से 50 साल के बीच में रहेंगे, और वो मेल होना चाहिए। ठीक है, वो मेल होंगे और उन्हें क्या कहा जाएगा, पाइक्स। उन्हें क्या कहा जाएगा, पाइक्स। और वो क्या करेंगे, वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे किसको, राजा को। ठीक है, तो वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे राजा को। सर कैसा टाइप का सर्विस, सर्विस मतलब मान लीजिए कि अगर अब इस देश में अब ये जो टेरिटरी यहाँ पे कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं पे रास्ता बना रहे, कहीं बिल्डिंग्स बना रहे, कहीं पे डैम्स का काम चल रहा है, तो सारा काम कौन करेंगे, पाइक्स करेंगे। ठीक है, वो बनाएंगे। फिर फूड ग्रेन्स वगैरह भी मतलब प्रोवाइड करेंगे राजा को। ठीक है, क्रॉप्स वगैरह करना, फिर फूड ग्रेन्स देना। तो ये सारा जो सर्विस है, मिलिट्री भी सर्विस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पाइक्स है जो 15 से 50 साल के बीच में है, 40 लोग, ये लोग क्या करेंगे, ये सर्विस राजा को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसे ही कहा जाता था पाइक सिस्टम। और पहले पाइक सिस्टम में क्या होता था, ओनली सर्विस प्रोवाइड मतलब किया जाता था। अब क्या हुआ, डेविड स्कॉट जैसे ही आते हैं, डेविड स्कॉट बोलते हैं कि अब जो है आपको सर्विस प्रोवाइड, अब जो है आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करना है, अब आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करना है। ये सिस्टम को डेविड स्कॉट ने हटा दिया। अब पाइक्स को बोला क्या, कि अब आपको क्या होगा, अब आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करना है, अब आपको मुझे ₹3 देना है, अ सम ऑफ ₹3, ₹3। ठीक है, अब मुझे जो है, अब पाइक्स को कहा गया डेविड स्कॉट के टाइम में, अब आप मुझे ₹3 प्रोवाइड करोगे। ठीक है, अब आप मुझे ₹3 प्रोवाइड करोगे, और उसके बदले में क्या होगा, आपको क्या क्या मिल रहा है, कल्टिवेटेड लैंड्स, होमस्टेड एंड गार्डन्स। ठीक है, ये तीनों चीज का आप मुझे क्या दोगे, ₹3 प्रोवाइड करोगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा जो, अगर फिर भी नहीं आया तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, आई थिंक मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे से आपको समझा दिया होगा। आप कमेंट कीजिएगा कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया नहीं हुआ, या इससे भी ज्यादा सिंप्लीफाइड चाहिए। आई थिंक मैंने कोई स्कोप ऑफ कंफ्यूजन नहीं रखा है। ठीक है,
द ओल्ड स्टाफ ऑफ द खेल वेर इंटरेस्टेड टू कलेक्ट सच रेवेन्यूज। अब देखिए इसमें कुछ कीवर्ड्स है, खेल, ओल्ड स्टाफ, क्या है, अब आपका माइंड में क्वेश्चन आएगा। और ये जो है ये रेवेन्यूज कलेक्ट करेंगे, लेकिन ये है कौन, क्या है, मैं आपको जो पिछला एग्जांपल समझाया था ना उसी में समझा देता हूँ, ठीक है। और पाइक एंड खेल सिस्टम इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। खेल सिस्टम के अंदर पाइक्स आते हैं, खेल सिस्टम जो है उसी के अंदर पाइक्स क्या करते हैं, आते हैं। अब आपको और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया होगा मुझे पता है, लेकिन आप ये खेल सिस्टम पहले क्लियर कर लो। खेल सिस्टम देखिए क्या था, मैंने कहा था ना अहोम टेरिटरी में कितना लोग थे, 100 लोग थे, उनमें से 40 जो थे वो जो लोग थे वो 15 से 50 साल के बीच में थे, 15 से 50 के बीच में थे, मेल सिटीजन थे, और इन्हें क्या कहा जाता था, पाइक्स। अब अब आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, इन 40 लोग में से भी, इन 40 लोग में से मान लीजिए कि जो 5 लोग हैं वो नाव चलाते हैं, वो एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं, ठीक है, इन्हें नावबोसिया खेल कहा जाता था। अब मान लीजिए 5 लोग जो है वो धनुष बनाते हैं, ठीक है, धनुष वगैरह एरोज वगैरह बनाते हैं, उस समय हंटिंग वगैरह चलता था ना, तो वो ये बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑक्यूपेशन, मतलब बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑक्यूपेशन जो था, बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑक्यूपेशन ग्रुप्स बनाया जाता था कि मान लीजिए 40 लोगों में से 5 लोग अच्छा धनुष बनाया तो इस ग्रुप में डाल दिया, और इसे, ठीक है, इसे, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसे कहा गया एरो खेल। एरो खेल, एरो खेल क्यों, क्योंकि ये एरोज बना रहे हैं, तो एरो खेल। ये नाव चला रहे हैं, इनका ऑक्यूपेशन नाव है, तो नावोसिया खेल, नावोसिया खेल, उस समय नावोसिया खेल ही बोलता था। तो बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन जो है, इन 40 में से जो 40 पाइक है, इनको अभी 40 पाइक में से भी अलग लोग अलग अलग काम करते थे, राइट। तो बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग खेल्स में डिवाइड कर दिया गया। मान लीजिए 5 लोग इन 40 लोग में से अच्छा धनुष बनाते तो इन्हें एरो खेल में डाल दिया गया। अब 5 लोग मान लीजिए अच्छा नाव चला रहे तो इन्हें नावोसिया खेल में डाल दिया गया। अब मान लीजिए कि 5 लोग जो है अच्छा खासा, मतलब मान लीजिए कि ब्लैक स्मिथ है, तो उन्हें ब्लैक स्मिथ खेल में डाल दिया गया, इन्हें नाम दे दिया गया इस ग्रुप को खेल, ठीक है। अब ये जो अलग अलग खेल था, बाकी इतना 15 हो गया। अब मान लीजिए 10 लोग हैं वो मिलिट्री मिलिट्री में आ जाते होंगे, ठीक है। और 10 लोग जो है वो मान लीजिए कि मतलब कुछ भी काम कर रहे होंगे, पोटरी सोटरी बना रहे होंगे, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। वो 10 इस खेल में आ गए, ठीक है, पोटरी खेल में आ गए, नाम दे रहा हूं कि पोटरी करते हैं, पोटरी बनाते हैं, तो आर्ट, ये हो गया, पोटरी खेल में आ गए। ये मिलिट्री को हटा के इसको मान लीजिए आर्टिसंस दे देते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशंस, ठीक है, ये आर्टिसंस, ये आर्ट वगैरह करते हैं, तो ये आर्टिसंस खेल में आ गए, ये पोटरी खेल में आ गए। अब कितना बच गया, 10 + 10 20, 25 30 35, अब बाकी बचा 15। और 15 लोग जो है बोल रहे कि ये तो कोई डिफरेंट ऑक्यूपेशन इनका है नहीं, तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 15 लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ 15 लोग रहते हैं, और ये जो अहम मतलब एरिया था ना, इनमें 40 लोग रह रहते हैं। अब 40 में से ये 15 लोग जो, ये कोई ऑक्यूपेशन वगैरह कोई काम नहीं कर रहा है, और ये एक टेरिटरी में रहता है, बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर रहता है एक टेरिटरी, इस टेरिटरी का नाम दे देते हैं कि गुला गुला। ये गुला गुला टेरिटरी में रहते हैं, ठीक है, ये गुला गुला टेरिटरी में रहते हैं, ये गुला गुला टेरिटरी में रहते हैं। तो ये गुला गुला खेल हो गया, ये गुला गुला खेल हो गया, ठीक है। अब ये गुला गुला खेल हो गया, इसमें 15 लोग हैं, तो ये भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और ये अब देख रहे हैं, अब आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग खेल में बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, बेस्ड ऑन टेरिटरी डिवाइड कर दिया गया। अब वो जो है वहां से अपना सर्विस जो है, जो भी है, प्रोवाइड करेंगे। अब ये 5 लोगों को, अब ये जस्ट लाइक टीचर, टीचर भी चाहिए ना क्लासरूम में रखने के लिए, तो ये 5 लोगों को संभालने के लिए एक स्टाफ दे दिया गया, एक ऑफिशियल दे दिया गया, ठीक है, ये एक स्टाफ दे दिया गया। ये जो है ये इस 5 ग्रुप को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे कि सर्विस अच्छा से कर रहा है, नहीं कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे तो पीटेंगे, फिर बोलेंगे जाओ प्रोवाइड करो, काम करो, ठीक है। ये 10 लोग मॉनिटर करेंगे, जैसे एक टीचर को दे दिया जाता है ना क्लास मॉनिटर करने के लिए, अगर टीचर नहीं रहेगा तो क्लास तो मछली बाजारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 लोग जो है ये क्या करेंगे, ये अपना अपना डिफरेंट खेल्स जो है, डिफरेंट एरो खेल हो गया, नौबोसा खेल हो गया, ये अलग अलग ग्रुप्स को मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे कि ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनको स्टाफ बना दिया गया। ये सारे लोग तो अल्टीमेटली पाइक्स ही है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पाइक जो है वो खेल सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, अलग अलग ग्रुप में काम कर रहा है, और उस तरह अलग अलग ऑक्यूपेशन करके जो है राजा को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करो। अब ये जो है ओल्ड स्टाफ जो है, ओल्ड स्टाफ जो है, ये जो स्टाफ, ये जो मॉनिटर कर रहा था ना, अब इनको डेविड स्कॉट ने बोला कि आप पहले तो देख रहे थे ना कि ये लोग काम कर रहे हैं, अच्छा से नहीं कर रहे हैं, चेक कर रहे थे, ठीक है, फिर वो सर्विस जाके फिर आप राजा को दे रहे थे। अब आपका काम ये नहीं होगा, अब आपका काम जो सर्विस वगैरह चेक करना नहीं होगा, अब आपका काम होगा कि इन 5 लोगों से आपको टैक्स कलेक्ट करना है। अब आपका
काम होगा कि 5 लोगों से टैक्स कलेक्ट करना, जो फिक्स हुआ था ना 3 रुपया, वो कलेक्ट करना है। ये स्टाफ यहां से 5 लोगों से करेगा, यहां भी एक स्टाफ रहेगा, यहां भी एक स्टाफ रहेगा। 15 वाला जो गुला गुला खेल था, टेरिटरी में था, ये यहां से करेंगे, ये टैक्स कलेक्ट के और सब टैक्स कलेक्ट करके किसको जाके देंगे, राजा को जाके जमा कर देंगे। जो डेविड स्कॉट है उन्हें जाके दे देंगे। अब क्या हो गया, सिस्टम चेंज हो गया। पहले देख रहे थे कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अब इनका काम होगा, अब ये टैक्स कलेक्ट करेंगे या स्पेसिफिक खेल से, स्पेसिफिक ग्रुप से, स्पेसिफिक जो खेल है वहां से ये मतलब पैसा कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और जाके डेविड स्कॉट के हाथ में थमा देंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में थमा देंगे। अब इनका काम हो गया सर्विस वगैरह चेक करना नहीं, अब ये स्टाफ का काम होगा टैक्स कलेक्ट करके लाके देना। अब आपको समझ में, रेवेन्यू कलेक्ट करके लाके देना, अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट अगर फिर भी आपको समझ में ना आए, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताना, बट मैं अपना तरीका से बहुत अच्छा से समझाने का कोशिश कर रहा हूं। और पता होगा कि स्क्रीन में बहुत दिक्कत होता है ना समझाना, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एटलीस्ट बेसिक्स तो समझ में आ गया होगा। मैं आपको जितना सिंपल हो पाए उतना सिंपल वे से समझाने का कोशिश किया हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, नहीं मिटाने का क्या जरूरत है। इन अपर असम द जनरल मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू वाज बेस्टोड ऑन जनार्दन बोरबुरुआ, हाई ऑफिशियल ऑफ आहम टाइम्स। अब क्या होता है, अपर असम में जो रेवेन्यू मैनेजमेंट का काम किसको दिया जाता है, जो जनरल मैनेजमेंट होता है वो जनार्दन बोरबुरुआ जी को दिया जाता है। ठीक है, वो बहुत अच्छा हाई ऑफिशियल वो थे। ठीक है, तो उन्हें दिया गया, क्यों दिया गया, क्योंकि देखिए एक तो उनका लोकल लोगों से कनेक्शन बहुत अच्छा था। ब्रिटिश अगर डायरेक्टली लोकल लोगों से भिड़ेंगे तो उन्हें पीटेंगे, लेकिन ब्रिटिश को पता था कि अगर यहाँ का जो जिनको जाना माना लोग है उन्हीं से अगर काम करवाए तो लोग रिवोल्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी उनसे अच्छा रिलेशन बन के रखा है, काम भी हो जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगा। इसलिए जनार्दन बोरबुरुआ जी को जो क्या दिया गया, जनरल मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू अपर असम का काम दिया गया कि आप मैनेजमेंट वगैरह देखो, रेवेन्यू चेक करो, कहां से कलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा काम जनार्दन बोरबुरुआ जी को दे दिया गया। और उन्हें असिस्ट करने के लिए हाजोरिका, सोइकिया और बोरा कर दिया गया कि आप हाजोरिका, डेविड स्कॉट ने बोला कि आप अकेले तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगा, हाजोरिका, सोइकिया और बोरा जो है वो आपको असिस्ट करेंगे मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू में। फिर क्या होता है, लेटर ऑन द खेलदार्स वर असाइंड टू द टास्क ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू इन देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस। लेकिन बाद में क्या होता है, ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम किसे दे दिया गया, खेलदार्स को दे दिया गया। अब खेलदार्स, ये आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ये टेरिटरी मैंने कहा था ना आपको, ये जो एक स्पेसिफिक लोग रहते थे, जो कोई ऑक्यूपेशन वगैरह नहीं था, बहुत दूर रहते थे। ठीक है, तो यहां से भी ये लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जो 15 लोग थे, ये एक स्पेसिफिक टेरिटरी में रह रहे थे। इसे क्या कहा गया था, इसे कहा गया था गुला गुला खेल। उसी तरह से अलग अलग टेरिटरी, बहुत सारा टेरिटरी होगा। मान लीजिए बोगी नदी टेरिटरी है, ये मान लीजिए क्या बोल रहे थे, ये बोगिनरी टेरिटरी हो गया, ये मान लीजिए नारायणपुर टेरिटरी हो गया, मैं अपना ही लखीमपुर के एरिया का नाम ले रहा हूँ, ये खेलमाटी टेरिटरी हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग टेरिटरी जो है, अलग अलग टेरिटरी जो है, मैं बस नाम दे रहा था आपको। ठीक है, एक मान लीजिए बॉर्बन एक हाइड एंड सीक टेरिटरी, तो अलग अलग टेरिटरी था। इस अलग अलग टेरिटरी में मान लीजिए 10 लोग रहते होंगे, इस टेरिटरी में 10 लोग रहते होंगे, इस टेरिटरी में 10 लोग रहते होंगे, इस टेरिटरी में 10 लोग रहते होंगे, अलग अलग मान लीजिए यहाँ 50 लोग रहते होंगे। अब ये जो टेरिटरी है, ये यहाँ पे खेलदार्स, ये पूरा टेरिटरी को संभालने के लिए खेलदार्स, वो जो स्टाफ था ये खेलदार्स, ठीक है, ये खेलदार्स होगा जो ये पूरा टेरिटरी मतलब चेक करेगा। अब जो है, अब बोल दिया गया, अब डेविड स्कॉट कहते हैं कि ये टेरिटरी से जो है टैक्स कलेक्शन का काम कौन करेगा, ये खेलदार्स करेगा। अलग अलग टेरिटरी को मतलब खेलदार जो अपना अपना रेस्पेक्टिव टेरिटरी से क्या करेंगे, वो टैक्स कलेक्ट करेंगे और जो है राजा को लाके देंगे। ठीक है, राजा सॉरी डेविड स्कॉट को लाके देंगे। ठीक है, डेविड स्कॉट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में आके वो टैक्स इन टेरिटरी से अपना अपना टेरिटरी से कलेक्ट करेंगे। अपना अपना जो एरिया सबको दे दिया गया, अलग अलग एरिया अलग अलग खेलदार्स के अंदर दे दिया गया, तो वो अपना अपना रेस्पेक्टिव टेरिटरी से क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें आके दे देंगे। डिस्ट्रिक्ट्स वर नाउ डिवाइडेड इनटू मौजास एंड ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब क्या हुआ कि अपर असम में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे, मान लेते हैं मैं 2 डिस्ट्रिक्ट पकड़ के चलता हूँ। ठीक है, तो अपर असम में 2 डिस्ट्रिक्ट थे, डिस्ट्रिक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 2। ठीक है, अब इस डिस्ट्रिक्ट में क्या गया, छोटे छोटे यूनिट्स, डिस्ट्रिक्ट को जो है छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट को जो है छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट को जो है छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब हर एक यूनिट जो है, हर एक यूनिट को एक ऑफिसर के अंदर दे दिया गया। पहले तो ये बात है कि हर एक यूनिट को क्या बुलाया गया, क्या नाम दे दिया गया, मौजास।
हर एक यूनिट का नाम क्या दे दिया गया, मौजास। डिस्ट्रिक्ट को जो डिवाइड किया था ना छोटे छोटे पार्ट में, उनका नाम क्या कर दिया गया, मौजास। ठीक है, हर एक यूनिट का नाम हो गया मौजास, हर एक यूनिट का नाम हो गया मौजास, और हर एक यूनिट को संभालने के लिए एक ऑफिसर रख दिया गया। ठीक है, हर एक यूनिट को संभालने के लिए क्या कर दिया गया, लिखा है ना, हर एक यूनिट को संभालने के लिए एक ऑफिसर रख दिया गया। वो ऑफिसर क्या काम करेंगे, ये जो मौजास है, ये जो मौजास है रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, ये ऑफिसर इस मौजा से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, ये ऑफिसर इस मौजा से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को क्या कर दिया गया, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया, और उस छोटे छोटे यूनिट से एक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया कि आप उस यूनिट से क्या करोगे, रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें लाके दोगे। आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिफॉर्म्स इन रेवेन्यू सिस्टम अपर असम। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि आखिरकार डेविड स्कॉट ने लोअर असम में क्या क्या रेवेन्यू सिस्टम में रिफॉर्म्स लाए थे, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अपर असम वाला मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ये वाला अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ नौगांव एंड राहा वेर एंट्रस्टेड टू आराधन राय एंड लेटपानी फुकन रेस्पेक्टिवली। अब नौगांव एंड राहा का रेवेन्यू कलेक्शन का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसे दिया गया, आराधन राय एंड लेटपानी फुकन को दिया गया। ठीक है, At first, British gave responsibility to the aristocratic class of the Ahom with the hope they would cooperate the British in Assam. पहले लेकिन क्या हुआ था, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया था, जो अहोम्स के एरिस्टोक्रेटिक क्लास थे, यानी जो नोबल्स थे, जो जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स वगैरह थे, जो मतलब बोल सकते हो मतलब वही नोबल्स रईस लोग थे, पहले उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था और ब्रिटिश ने सोचा था कि वो उनका कोऑपरेट करेंगे। लोअर असम वाज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश। अब लोअर असम जो होता है वो ब्रिटिश जो है डायरेक्टली कंट्रोल करना अब शुरू कर देते हैं। वो क्या होता है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है ब्रिटिश का। ठीक है, ऑलरेडी द पिटी किंगडम्स ऑफ दरांग, डिमोरुआ, बेलतोला, रानी एसेट्रा हैड पेड द रेवेन्यू इन फिक्स्ड रेट। पहले से दरांग, बेलतोला, रानी, ये जो छोटे मोटे किंगडम्स थे, ये पहले से ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में थे और ऑलरेडी रेवेन्यू जो है वो फिक्स रेट में दे रहे थे। ठीक है, During the tenure of David Scott, separate revenue system was arranged for Lower Assam and Upper Assam. अब क्या होता है, डेविड स्कॉट के टेन्योर में रेवेन्यू सिस्टम जो है वो अपर असम और लोअर असम के लिए अलग अलग होता है। रेवेन्यू सिस्टम जो है वो अलग अलग होता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा। स्कॉट रिटर्न द परगनास इन लोअर असम। पहला बात तो ये है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये परगनास क्या होता है। परगनास मीन्स ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, 4-5 गांव, या फिर मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, 4-5 गांव मिला के एक परगना होता था। मान लीजिए ये एक गांव, ये एक गांव, ये एक गांव, ये एक गांव, 4 गांव है, इसे मिला के एक परगना माना जाता था। ठीक है, ये लोअर असम में स्कॉट ने रिटेन किया। ईच परगना वाज केप्ट अंडर द, चेंज नहीं होगा, चार्ज होगा, चार्ज ऑफ अ चौधरी। अब एक परगना को कोई तो लीडर चाहिए ना, तो ये किसका चार्ज में रख दिया, चौधरी के चार्ज में रख दिया गया। ठीक है, तो एक चौधरी जो होगा वो इस परगना का देखभाल करेगा, मतलब वो करेगा। ठीक है, चार्ज में रख दिया गया एक चौधरी का। ठीक है, अब बहुत सारे परगनास होंगे, तो हर परगना का चार्ज किसको दिया गया, चौधरी को दिया गया। रेवेन्यू कलेक्टिंग में, रेवेन्यू कलेक्शन में किसे किसे अपॉइंट किया गया, सरिस्तेदार, तहसीलदार, पटवारीज एंड ठाकुरियास। ये जो है वो क्या करेंगे, रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन्हें अपॉइंट किया गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सेपरेट यूनिट वाज फॉर्म्ड कंप्राइजिंग नौगांव एंड राहा फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। अब क्या किया गया, नौगांव एंड राहा को एक यूनिट बना दिया गया, एक यूनिट बना दिया गया, क्यों, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। ठीक है, दिस यूनिट वाज प्लेस्ड अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ गुवाहाटी। वो किसके जुरिस्डिक्शन में थे, गुवाहाटी के जुरिस्डिक्शन में थे। मतलब गुवाहाटी का एक ऑफिसर मान लीजिए आएगा, गुवाहाटी से एक ऑफिसर आएगा, वो नौगांव और राहा से टैक्स कलेक्ट करेगा, टैक्स कलेक्ट करके वापस गुवाहाटी में आके दे के जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं एग्जांपल दिया हूं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू, स्कॉट ऑल्सो इम्पोज्ड प्रोफेशनल टैक्सेस ऑन डिफरेंट प्रोफेशन। अब क्या होता है, स्कॉट जो है वो अलग अलग प्रोफेशन पे भी टैक्स चार्ज करना शुरू करते हैं। लैंड रेवेन्यू तो ऑलरेडी ले ही रहे थे, लैंड से तो टैक्स ले ही रहे थे, लेकिन अब क्या होता है, प्रोफेशन को भी नहीं छोड़ते हैं। इतना मतलब गुस्सा आ रहा है ना, देखिए, प्रोफेशन को भी नहीं छोड़ रहे। ठीक है, अलग अलग प्रोफेशन से भी क्या है, टैक्स लेना शुरू कर दिए, डिफरेंट प्रोफेशन पे टैक्स इंपोज करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे वीवर्स, गोल्ड स्मिथ, फिशरमैन, ब्रास वर्कर्स एक्सेट्रा हैड टू पे टैक्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन असम। अब ये देख रहे हो, वीवर्स का एक अलग प्रोफेशन है, गोल्ड स्मिथ अलग है, फिशरमैन, इनका एक अलग अलग प्रोफेशन पे क्या कर दिया, जो टैक्स इंपोज करना शुरू कर दिया। अब उन्हें जो है अलग अलग प्रोफेशन करने वाले लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सब हर एक प्रोफेशन पे क्या कर दिया इन्होंने, टैक्स इंपोज कर दिया। ठीक है, प्रोफेशंस को भी नहीं छोड़ा। स्कॉट ऑल्सो इम्पोज टैक्सेस ऑन द रेंट फ्री लैंड्स लाइक
देवोत्तर, ब्रह्मोत्तर, धर्मोत्तर। अब देखिए क्या होता है देवोत्तर, ब्रह्मोत्तर, धर्मोत्तर, ये कुछ रेंट फ्री लैंड्स होते थे, इन पे भी टैक्स इंपोज कर दिया गया। ठीक है, मान लीजिए कुछ चैरिटी के लैंड्स होते थे, कुछ लैंड जैसे बाहु के टाइम में ब्राह्मण्स को दिया गया, वहां पे कोई टैक्स वगैरह नहीं होता था। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ लैंड्स था, जैसे देवोत्तर ये सब आपका हो जाता था, टेम्पल्स वगैरह। तो टेम्पल्स जो होता था वो रेंट फ्री लैंड्स थे। ठीक है, अब रेंट फ्री लैंड्स जैसे देवोत्तर, ब्रह्मोत्तर, धर्मोत्तर, इन सब लैंड्स को भी अब क्या देना पड़ेगा, अब इन सब लैंड्स पर भी क्या इंपोज कर दिया, टैक्स इंपोज कर दिया। देखिए मंदिरों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ठीक है, मंदिर, ब्राह्मण्स को जो लैंड टैक्स फ्री लैंड दिया गया, फिर धर्मोत्तर जो भी चैरिटी बेस्ड वो भी था, लैंड भी था, तो वो सारे रेंट फ्री लैंड्स पे भी अब दिस कोर्ट ने क्या कर दिया, टैक्स इंपोज कर दिया, बोला इन्हें भी देना पड़ेगा, इन्हें भी नहीं छोड़ा। फ्रॉम दिस लैंड्स हाफ ऑफ द टैक्स वाज कलेक्टेड कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। तो ये सब लैंड से क्या होता था, आधा टैक्स कलेक्ट किया जाता था और इस टैक्स का नाम क्या कर दिया गया, कंट्रीब्यूशन। कितना चालू चीज है देखो ये। ठीक है, कितना चालू है ये डेविड स्कॉट। सर्वे ऑफ लैंड इन लोअर असम वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेविड स्कॉट। अब क्या होता है, लैंड का सर्वे होता है, लोअर असम का जितना भी लैंड होता है उसका सर्वे होता है। किसके टाइम पे होता है, डेविड स्कॉट के टाइम पे होता है। किसके सुपरविजन में होता है, कैप्टन मैथ्यूज जो है वो टास्क को कंप्लीट करते हैं, पूरा लोअर असम का जो लैंड होता है वो पूरा सर्वे करते हैं, डेविड स्कॉट के टाइम में होता है। तो यहां से कंफ्यूज मत होइएगा, अगर सुपरविजन आएगा तो कैप्टन मैथ्यूज होगा। किसके टाइम पे लोअर असम का लैंड सर्वे खत्म हुआ था, डेविड स्कॉट के टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो लोअर असम जो है उसका एक सर्वे हुआ था। सर्वे तो आपको पता ही होगा ना, सर्वे होता है कि पूरा देश में भी सर्वे होता है, कितना साल से कितना मतलब ये होता है ऑनलाइन, कितना मोबाइल चला रहे, क्या चला रहे, सब एक सर्वे होता है। ठीक है, तो लोअर असम का भी लैंड को सर्वे किया गया कि आखिरकार कौन सा लैंड मतलब बंजर पड़ा है, कौन सा लैंड में खेती हो रहा है, लोअर असम में कितने लैंड में लोग रह रहे हैं, कितना लोग सेटलमेंट है। तो ये एक सर्वे हुआ गया, पता किया गया कि लोअर असम में कितने लैंड जो है बंजर पड़े है, बेकार पड़ा हुआ है, कुछ खेती नहीं हो रहा है, कितना लैंड में खेती हो रहा है, कितना लैंड में लोग रह रहे हैं। तो एक सर्वे किया गया, फिर सर्वे कंप्लीट होता है, कैप्टन मैथ्यूज जो है टास्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उनके सुपरविजन में टास्क कंप्लीट होता है। ठीक है, तो लैंड को क्लासिफाई किया गया बस्ती लैंड, एरेबल लैंड और बैरन लैंड में, कि कहाँ पे लोग रह रहे हैं, कितने इतने जगह पे इतने लोग रह रहे हैं, ये लैंड खेती हो रहा है, ये खेती के लिए यूज हो रहा है, ये लैंड जो है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो सर्वे होने के बाद ऐसे क्लासिफाई कर दिया गया। ठीक है, the process of implementation of this kind of taxation was quick in some places and it took time in some other places। तो कहीं पे जो है टैक्स कलेक्शन का जो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह का जो प्रोसेस था वो कहीं पे बहुत फास्ट था, कहीं पे वो बहुत स्लो था। ठीक है, लैंड यूज फॉर ओपियम कल्टीवेशन वाज टैक्स्ड हेवीली। तो ओपियम कल्टीवेशन जो था उस पे बहुत ज्यादा मतलब टैक्स लिया जाता था, हेवी टैक्स लिया जाता। लेकिन क्यों, क्वेश्चन आपका माइंड में होगा कि ओपियम कल्टीवेशन जो हो रहा था उस पे इतना टैक्स क्यों। ठीक है, जो लैंड पे ओपियम कल्टीवेशन हो रहा था वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल भी था, क्योंकि लोग ज्यादा नशा करते थे। ठीक है, तो लोग ज्यादा नशा करते थे, तो जो ओपियम कल्टीवेशन कर रहे हैं उन्हें भी तो प्रॉफिट होता होगा। तो ब्रिटिश बोलते हैं कि इसीलिए ज्यादा टैक्स लगाते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे पैसा भी ज्यादा आएगा। तो ओपियम कल्टीवेशन पे क्या होता है, ज्यादातर बहुत ज्यादा टैक्स क्या करते हैं, इंपोज कर देते हैं। जो भी लैंड पे ओपियम कल्टीवेशन होता है वहां पे बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज करते हैं। इसको इन्फॉर्म द सुप्रीम गवर्नमेंट अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग मोर टैक्स फ्रॉम लोअर असम। गुस्सा ही आ रहा है हमको तो। इसको बोल रहा है सुप्रीम गवर्नमेंट को कि लोअर असम से और ज्यादा टैक्स भी कलेक्ट किया जा सकता है। In Lower Assam, a tax of ₹2 Gadhan was imposed on each pike for which he was to receive 3 puras of land. Apart from it, each male had to pay poll tax. अब क्या होता है लोअर असम में इन लोअर असम में टैक्स ऑफ In Lower Assam, a tax of ₹2 Gadhan was imposed on each pike for which he was to receive 3 puras of land, Gaumati. Apart from it, each male had to pay poll tax. अब क्या होता है लोअर असम में जो है ₹2 टैक्स लगाया गया। ठीक है, ऑन ईच पाइक, हर एक पाइक को 3 पूरा लैंड दिया गया। एक पाइक को क्या हुआ, हर एक पाइक को सॉरी तो हर एक पाइक को क्या हुआ है, हर एक पाइक को 3 पुराज ऑफ लैंड दिया गया। इतना लैंड दिया गया हर एक पाइक को। और इस जो 3 पुराज ऑफ लैंड ऐसे ही थोड़ी ना दे देंगे, 3 पुराज ऑफ लैंड दिया, उनको बोला कि आपको अब कितना रुपीस देना पड़ेगा, ₹2 देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपको 3 पुराज ऑफ लैंड मिला है इसका बदले मुझे कितना चाहिए, ₹2 चाहिए। तो ये लोअर असम में कर दिया गया। अपार्ट फ्रॉम इट
ईच मेल हैड टू पे पोल टैक्स, हर एक मेल को क्या देना पड़ा था, पोल टैक्स देना पड़ा था। ठीक है, इस टैक्स को कामरूप में पोल टैक्स कहा जाता था, पाइक टैक्स कहा जाता था या प्लाउ टैक्स कहा जाता था। ठीक है, दरांग में इसको कहा जाता था मेस्पोर्ट्स, नौगांव में जो था इसे कैपिटेशन टैक्स का नाम दिया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा चीज आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टैक्स लेके बच्चे की जान लोगे क्या? हाँ, बच्चे की जान तो ले ही रहे थे, डेविड स्कॉट तो सबका जान ले रहा था। ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म्स, डेविड स्कॉट वाज इन द चार्ज ऑफ वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन द ब्रह्मपुत्र वैली। बहुत वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का जो चार्ज था वो डेविड स्कॉट के पास था, इसमें कुछ समझाने लायक चीज नहीं है। ड्यूरिंग हिज टाइम टू सॉल्व द petty civil and criminal disputes, some पंचायत were formed with the local people। अब छोटा मोटा सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए पंचायत का फॉर्मेशन हुआ था, वो फॉर्म हुआ था पंचायत, और वो जो है वो छोटा मोटा सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट जो सॉल्व खुद ही कर लेते थे। इंपॉर्टेंट केसेस वर ट्राइड बाय द असिस्टेंट ऑफ द कमिश्नर विद द हेल्प ऑफ द पंचायत। अब क्या होता है, कमिश्नर जो होते हैं उनका असिस्टेंट रहते हैं जो उनको असिस्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट केसेस रहते थे वो असिस्टेंट विद द हेल्प ऑफ पंचायत क्या है वो इंपॉर्टेंट केसेस सॉल्व कर लेते थे। द कमिश्नर कुड बी अपील्ड इफ समवन वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्डिक्ट ऑफ पंचायत। अब मान लीजिए कि कोई पंचायत के डिसीजन, पंचायत के वर्डिक्ट से खुश नहीं है, तो वो सीधा किसको फिर से अपील कर सकते थे, कमिश्नर को अपील कर सकते थे। मान लीजिए आज जैसे क्या होता है, आज अगर कोई लोअर कोर्ट का डिसीजन से खुश नहीं है तो हायर कोर्ट में जा सकता है। उसी तरह से उस समय क्या होता था, मान लीजिए कि कोई अगर पंचायत, अब मान लीजिए मैं पागल हो गया था, मतलब मैं पागल नहीं, ठीक है, मान लीजिए कि मेरा एक दोस्त ने मुझ पे चार्ज लगाया कि मैं जो है रात रात को बच्चों को मारता फिरता हूँ, बच्चों को मतलब पीट देता हूँ। ठीक है, और हर एक बच्चा को मैं पीटता घूमते रहता हूँ, कभी कभी तो बच्चों का मर्डर ही कर देता हूँ क्योंकि वो होमवर्क नहीं करते हैं, बस इस रीजन से मैं सबका बच्चा का मर्डर कर देता हूँ। अब जो मेरा दोस्त है वो मुझ पे केस करता है, मान लीजिए हम उस टाइम पे ही चलते हैं, ठीक है, वो मुझ पे केस करता है, लेकिन हकीकत कुछ और था, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। ठीक है, अब पंचायत पर वर्डिक्ट किया, उसने ऐसा ऐसा गवाह पेश किया, उसने ऐसा ऐसा सबको पैसा वैसा खिला दिया, मेरे अगेंस्ट कर दिया, और बच्चे भी मेरे अगेंस्ट हो गए थे, हाँ ऐसा सर हमें क्लास में पीटते हैं। अब पंचायत जो है बोलता है हाँ इसने किया है, इसे मतलब फांसी का सजा होना चाहिए, इसे मार देना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा कुछ दिया, अब मैं जो है मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। अब मैं कमिश्नर के पास जाऊंगा, कमिश्नर को बोलूंगा कि नहीं नहीं ये पंचायत जो है गलत डिसीजन मेरे अगेंस्ट दिया, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, तो मैं जो पंचायत कमिश्नर को कर सकता हूँ सीधा, अगर मैं उस डिसीजन से खुश नहीं हूँ तो। अब आपको समझ में आ गया कि मेरे साथ तो अन्याय हुआ था ना, मैंने थोड़ी ना पीटा था ऐसा कुछ। ठीक है, डेविड स्कॉट इंटरेस्टेड लंबोदर बोरफुकन द ट्रायल ऑफ इंपॉर्टेंट सिविल केसेस इन अपर असम। तो जो भी इंपॉर्टेंट सिविल केसेस रहेगा उसका जो है वो कौन किसको दिया गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी लंबोदर बोरफुकन को दिया गया। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में ट्राइड बाय द जूनियर कमिश्नर। अब जूनियर कमिश्नर के जुरिस्डिक्शन में क्या रहेगा, क्रिमिनल केसेस रहेगा। ठीक है, वो क्रिमिनल केसेस ट्राई करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन लोअर असम 2 सिविल कोर्ट्स एंड 1 क्रिमिनल कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश। तो अब क्या होता है, लोअर असम में 2 सिविल कोर्ट इस्टेब्लिश करते हैं, एक क्रिमिनल कोर्ट करते हैं। रिफॉर्म पुलिस सिस्टम में भी डेविड स्कॉट जो है वो रिफॉर्म कर लाते हैं। ही ऑल्सो मेंटेन कोर्डियल रिलेशन विद द मोहम्मदन सिंह फोर्स। तो मोहम्मदन सिंह फोर्स के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन वो मेंटेन करते हैं। ही लेबर्ड हार्ड एंड पर्सनली सुपरवाइज्ड ऑल द मैटर्स। तो वो खुद ही सारा मैटर्स जो है वो खुद ही हैंडल करते थे, खुद ही सुपरवाइज करते थे, बहुत मेहनती थे। हिज हेल्थ वाज ruined एंड डाइड इन 1831 एडी। तो 1831 एडी में उनका मृत्यु हो जाता है, उनका हेल्थ खराब हो जाता है। तो डेविड स्कॉट जो थे वो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये तो आप लोगों को पता ही है, आपने देख ही लिया है। ऑफ कोर्स एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, हाँ टैक्स पे टैक्स लिया वो अलग बात है, लूटा तो हमें ये भी था। तो ठीक है, और आज भी उनका नाम है कंटेम्प्रेरी असम में, एक ऑनरेबल पोजीशन है। ठीक है, तो अभी हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। तो ये लिखे मेरा तो स्वैगी कुछ और था, हाँ भाई तेरा तो स्वैगी कुछ और था, काश तू मेरे सामने होता। ठीक है, तो ये बस एक डिपिक्शन है, ये इमेज, ठीक है, ये बस ऐसे ही दिया हूं। तो हमारा क्लास आज खत्म होता है। और एक चीज आप याद रखिएगा, अगर कोई डाउट रहता है या कुछ, मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ। देखिए अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम तो होता ही है, अब जब तक सब कुछ सेटल ना हो जाए, इसलिए मैं सोचा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा। अब मैं उसके लिए वेट नहीं कर सकता, और आपका एग्जाम्स भी आ रहा है। वन शॉट वीडियोस तो मेरा सपना ही रह जाएगा शायद, पता नहीं, बट उसके लिए टाइम चाहिए, एंड जैसे ही होता है सब कुछ करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत होता है, देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं चीजों को करना। बट वही आपका इतना सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, एंड आगे भी रहना। कोई भी डाउट्स होता है मुझसे आप पूछ सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।